वज़ीर-ए-आज़म का कंस्ट्रक्शन पैकेज तामीरात और हाउसिंग फाइनेंस का इजरा हो चुका है। बाकायदा इसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नया बाब खुला, एक नया रास्ता खुला है। पहली बार पाकिस्तान में प्रॉपर मॉर्टगेज फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी हाउसिंग फाइनेंस के लिए, और जिसके लिए तमाम पाकिस्तानी बैंक अपने कैपिटल का, अपने पोर्टफोलियो का 5% मुख्तस कर रहे हैं, तकरीबन 350 अरब तो इसके लिए अवेलेबल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान हाउसिंग की सब्सिडी दे रही है, तकरीबन 30 अरब रुपए उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं। और फिर दूसरी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तामीरात के लिए बैंक से कहा गया है कि वो इसको बहुत ही इनकरेज करें, और इसके लिए यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। तमाम बैंक तैयार हो चुके हैं, अब वो अपनी मसनूआत तैयार कर रहे हैं, और यकीनन इसके लिए टाइम कम और मुकाबला सख्त की कैफियत है, क्योंकि हुकूमत ने इसके लिए जो सरमायाकारी रखी है, नो क्वेश्चन आस्क्ड की जो पेशकश की है, वो 31 दिसंबर को इस साल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बैंक जल्द से जल्द अपनी प्रोडक्ट सामने लाएं और इस सिलसिले में तमाम चीज़ें बहुत सहल अंदाज से आगे बढ़ें। ये बैंकारी के लिए, पाकिस्तान में बैंकों के लिए भी एक नई इब्तिदा होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि बड़े तवील अरसे से, पिछले कई सालों से बैंकों के लिए एक आसान सरमायाकारी हुकूमत के बिल्स में, हुकूमत के बॉन्ड्स में सरमायाकारी थी, जिसके ज़रिए घर बैठे उनको 13-14% मुनाफा मिल जाया करता था। ना हींग लगती थी, ना फिटकरी, और इस तरह से वो सूदी बैंकारी निज़ाम जो था वो पनप रहा था, और किसी आम पाकिस्तानी को 14%, 15%, 16% पे जाहिर है कि वो कर्जा लेके कोई कारोबार करने का सोच भी नहीं सकता था। अब ये पूरी काया पलटी है, और इस लिहाज से ये बहुत ही एक डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो गई है। हाउसिंग में किसी किस्म की रुकावटें ना आएँ, ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स की रुकावटें ना सामने आएँ, लोगों को बगैर रिश्वत दिए वन विंडो ऑपरेशन मिले, और ये तमाम मंसूबे जो हैं वो सहल तरीके से आगे बढ़े। तामीराती इजाज़तनामों के लिए दफातर के चक्कर न लगाने पड़े, ऑनलाइन पोर्टल हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, हुकूमत ये चाहती है। और इसकी तफसीलात शेयर की इख्तिताम हफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में नया पाकिस्तान जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जो कि इस पूरे मामले को देख रही है, उसकी सरबराही है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर के पास। बड़ी जाफिशानी से काम किया है जनरल साहब ने, उनकी टीम ने, उसकी तफसीलात उन्होंने अवाम के साथ इस प्रेसर में शेयर की। एक तो फिक्स टैक्स रजीम गवर्नमेंट लेकर आई, बहुत कम किया गया इस फिक्स टैक्स रजीम में टैक्सेस को। बहुत से लोगों के पास अनएक्सप्लेन्ड पैसे पड़े होते हैं, उससे एग्जेम्पशन दी गई। 31 दिसंबर तक ये सहूलत है। इसमें प्रोविंशियल टैक्सेस, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको कम किया गया। उसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, उसको खत्म कर दिया गया। पैकेज दिया गया है जिसमें 5% प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का तमाम बैंक्स 330 अरब रुपए बनता है, जो बहुत एक बड़ा अमाउंट है। 5 मरले घर तक 5%, इसी तरह 10 मरले तक का जो घर बनाएगा या 10 मरले का घर जो खरीदेगा 7% इंटरेस्ट रेट, और इसके तरीकाकार भी आसान किया जा रहा है कि लोगों को एक्चुअली अवेलेबल हो सके। और इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये इसमें आपको इस्लामी या शरिया कंप्लाइंट मॉडल अवेलेबल है। बहुत जल्दी अप्रूवल्स हुआ करेंगे, ये सारी अप्रूवल्स रजीम उसके थ्रू वर्क करेगी, एक पोर्टल के थ्रू वर्क करेगी, यानी कि लोगों को मुख्तलिफ दफ्तरों में खुद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वन विंडो डिजिटल पोर्टल्स लाए जा रहे हैं, पंजाब ने इंट्रोड्यूस करा दिया, केपी में, सिंध में, सब जगह पे इस पर काम काफ़ी हद तक हो गया है। ऐसा हो जाए तो क्या बात है। देखना ये है कि हुकूमत सिंध इस सिलसिले में क्या करती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करती है। सालों से हम देख रहे हैं, दहाइयों से हम देख रहे हैं कि करप्शन का मंबा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और तामीरात से मुंसलिक तमाम सरकारी इदारे। इस अंदाज की ऐसी सरतोड़, ऐसी आसमान पार करप्शन है जिसकी कोई तसव्वुर नहीं है। देखते ही हैं कि वन विंडो ऑपरेशन होता है, और फिर एक पोर्टल के ज़रिए लोगों को तामीराती इजाज़तनामे मिलते हैं या नहीं। इस पूरी सूरत हाल पे जो पाकिस्तान में पहली बार प्रॉपर मॉर्टगेज फाइनेंसिंग का आगाज़ हो रहा है, बैंकारी एक नए बाब का आगाज़ कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब समर हसनैन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने कि ये पूरा जो निज़ाम जो है इसमें बहुत मेहनत की है, ख़ासतौर पर गवर्नर स्टेट बैंक ने और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी मज़ीद तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे समर हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया समर साहब। फरमाइएगा कि अब इंतज़ार यह है कि बैंक्स अपनी प्रोडक्ट सामने लाएँ और फिर जल्द अज जल्द लोग जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दें। कितनी दूर है वो सफ़र अभी? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इसलिए शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वसातत से ये स्टेट बैंक का ये पैगाम जो है वो आम नाजरीन तक पहुँच जाए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई थी। देखें, आपने वक्फे से पहले भी जो बात की थी कि अब ये एक गेम चेंजर है, मेरे ख्याल में एक आम नाज़िर को ये समझने के लिए कि गेम चेंजर से क्या मुराद है, ये ज़रूर एक अहम बात है कि ये देखा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त मॉर्गेज टू GDP रेशो 0.5% से भी कम है।
दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए तो 10% से लेकर 70% तक, यानी पाकिस्तान से 20 गुना से लेकर 100 गुना से ज़्यादा तक जो है ये इस वक्त मॉर्गेज टू जीडीपी रेशो है। अब ये गेम चेंजर किस तरीके से हो रहा है, उसके अंदर जहां बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपने तस्करा किया गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगा और फिर मैं टाइमलाइंस की तरफ भी आ जाऊंगा जिसकी आपने बात की। एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि शायद इससे पहले नाज़रीन नहीं जानते होंगे, और वो चीज़ ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद एक कमेटी तश्कील दी है जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस इन पाकिस्तान, जिसकी सदारत वो खुद कर रहे हैं। इसके अंदर चेयरमैन नेफ्डा इसके मेंबर हैं, इसके अंदर बैंकों के प्रेसिडेंट मेंबर हैं, इसमें थिंक टैंक के मेंबर हैं। इन सब का बुनियादी मकसद ये है, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर भी इसके मेंबर हैं, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ वन सिंगल एजेंडा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस किस तरीके से तरक्की कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि ये स्टीयरिंग कमेटी आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले कायम हुई थी, और 3 हफ्ते में इसकी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके तहत सब कमेटीज़ बनी हैं जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स पे काम कर रही है, और वो बड़ा अहम है वो आम नाज़रीन को समझने के लिए कि वो क्या है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इन सब कमेटीज़ के अंदर सबसे पहली जो सबसे अहम है वो है डेवलपर्स एंड बिल्डर फाइनेंस के लिए, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंसिंग हुई थी वो डेवलपर्स और बिल्डर को बिल्कुल फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी, वो एंड यूज़र पे थोड़ी बहुत हुई थी। इस कमेटी का सब कमेटी का काम ये है कि डेवलपर्स और बिल्डर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरीके से बैंक अपना रिस्क असेस करके इनको लैंडिंग कर सकेंगे। दूसरी सब कमेटी जो कि बड़ी अहम है वो एंड यूज़र के हवाले से, पहली सब कमेटी ने मुझे बताती हुई खुशी महसूस हो रही है कि नेफ्डा के तहत जो इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, और यही चीज़ फिर वो आगे चल के रेप्लिकेट करेंगे बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। दूसरी कमेटी जो एंड यूज़र के ऊपर काम कर रही है उसने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है। एक अहम चीज़ जो इसके लिए है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है वो है रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी। नेफ्डा के इन प्रोजेक्ट्स पर जो घर बनेंगे उसमें पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कमेटी जो कंपनी है उसको वर्ल्ड बैंक क्रेडिट लाइन के अगेंस्ट 40% फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग गारंटी होगी, यानी अगर उनका 40% तक पोर्टफोलियो भी अगर लॉस में चला जाता है, जिसके इम्कानात बिल्कुल नहीं है, तो उसके बावजूद भी बैंक उसमें 100% कवर्ड होंगे। मजीद सब कमेटियाँ भी मौजूद हैं इसके अंदर जो कि काम कर रही हैं। मैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि इसकी अहमियत क्यों, क्योंकि इसी से देखें ये तमाम हो गई ये सारी जो कमेटीज के जरिए काम हुआ है, जो इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ग्राउंड वर्क किया है। अब मुझे बताएं ना जी, प्रैक्टिकल कब हो रहा है, ये कब से ये बैंकों की प्रोडक्ट सामने आ रही है, लोग कब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे पास 4-5 ही महीने हैं खाली, तो ये वी हैव टू डू इट डे एंड नाइट, ये तो फौरी तौर पे काम अब होना है। जी कमरान साहब, बिल्कुल ये दिन रात ही काम हो रहा है, और मैं आपको बताऊं कि अब अगले हफ्ते, बल्कि अगले नहीं इसी हफ्ते जो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर डेवलपर्स भी आ जाएंगे, उनको फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ एंड यूज़र के लिए भी फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते के अंदर प्राइवेट लैंड के ऊपर भी जो है वो प्रोजेक्ट वो शुरू हो जाएगा। तो अब ये हम महीनों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हम हफ्तों की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बैंक्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं बाकायदा ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट करेगा ना हर बैंक अपना कि जी कि अगर आपको ये फाइनेंसिंग चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि वो ऑटो के लिए करते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं, और फिर लोगों को इनकरेज करते हैं, उनको कहते हैं कि आप आइए और हमसे ये फैसिलिटी हासिल कीजिए। तो ये जो जिसको कहते हैं कि सेट द बॉल रोलिंग, ये कब हम देखेंगे, ये बैंक्स कब से शुरू करेंगे? ये एक्चुअली मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि बैंक शुरू कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर 6 बड़े बैंक जिनका भी मैंने तस्करा कर रहा हूँ कमेटी के अंदर, ये चूंकि ये एक सैंपल के तौर पर है और बाकी बैंक इसको रेप्लिकेट करेंगे, और इन 6 बैंक्स में जब हम बात करेंगे तो इसमें बड़े मेजर बैंक है, यानी आप देखें इसमें हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें नेशनल बैंक है, इसमें बैंक अल-फलाह है, इसमें फैसल बैंक है, क्योंकि आपने जिस तरह पहले तस्करा किया था कि शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी मौजूद है इसका, ताकि लोग अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग हासिल कर सकें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, और मीज़ान बैंक शामिल है। तो ये 6 बैंक इसके पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी इसी की रेप्लिकेशन होगी। इसके अलावा जिस तरह आपने बात की कि 5% पोर्टफोलियो का जो है बैंक्स जितना भी उनका प्राइवेट, जी समर साहब ये बताइएगा कि ये बताइएगा कि ये बैंकों की ऑब्वियसली सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि उनका सरमाया जो है वो महफूज हो, वो सिक्योरिटाइज हो, उसके प्रॉपर जो है वो उनको कोलेट्रल हासिल हो, चार्जेस क्रिएट हो सके। ये जाहिर है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये कवर हो गया है, इसके बगैर तो कोई काम नहीं शुरू होगा ना, और ये तो आई गेस के इस पे काफी काम
ہو جانا چاہیے اب تک؟ کیا اس کی اپڈیٹ ہے؟ جی کامران صاحب، بالکل میں جس طرح جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ رسک اسیسمنٹ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جس کو ہم ریکس کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ میں نے کہا کہ بلڈرز کے لیے بھی وہ ریکس فائنلائز ہو چکا ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیفڈا کے تحت جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی ہیں اور جتنا آگے بھی چل کے آئیں گے، اور جن کی تعداد بہت بڑی ہے، اور جن کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ 5 اور 10 مرحلہ کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس کے اندر رسک ایکسیپٹنس کرائٹیریا فار دا ڈیولپرز اور فار دا اینڈ یوزرز وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اندر یہ اس کے کولیٹرل کا، اس کے کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہوں گی، ان کی انکم اسیسمنٹ کیا ہوگی. کیونکہ دیکھیں کامران صاحب، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس سیگمنٹ کو کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہمارا سیگمنٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہے تو وہاں عام طور پر جو انکم ہوتی ہے وہ ریگولر انکم آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. سیلریڈ لوگوں میں تو ریگولر انکم آپ کو مل جائے گی اس کے اندر، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انفارمل انکم ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس انفارمل انکم کو کس طرح اسیس کیا جائے، اس کے تحت جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں انکم پراکسیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں جس کے تحت ٹیلکوز سے یہ ڈیٹا لے کر اور یہ کیا جا رہا ہے، نادرا سے ڈیٹا لیا جا رہا ہے، احساس کے پورٹل کے تحت یہ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے، جس کی بیس پر انکم پراکسیز بنے گی اور بینک ان انکم پراکسیز کی بیسس پر رسک لے کر ان کو فائنینسنگ کر سکیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ رسک شیئرنگ کے اندر اس کے اندر آلریڈی ایک رسک شیئرنگ کی فیسلٹی موجود ہے 40% تک، تو وہ ان کو بھی کمفرٹ حاصل ہوگا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. سمر حسنین صاحب موجود ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس.